बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम बात करने वाले हैं कोर्स सिलेक्शन पे और आपका एक सेमेस्टर भी बच सकता है, आपको जो स्कॉलरशिप है वो भी मिल सकती है इजीली, और आपके जो फाइनल है मिड टर्म उनमें भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ये सारा कुछ बेस करता होता है आपके कोर्स सिलेक्शन पे कि आप कोर्स सिलेक्शन किस तरह से कर रहे हो। और अगर आपने कोई भी गलती कर दी फिर आप टिकट जनरेट कर करके थक जाओगे, आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। उससे अच्छा है कि सब्र करो और जो चीज़ें मैं बताऊंगा आपने उनको गौर से देखना है, उनको सुनना है, उसके बाद आपने अपनी कोर्स सिलेक्शन जाके करनी है। ठीक है, अभी आपको समझ आ गई होगी ऑप्सो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने हमारे चैनल स्टूडेंट इन्फो 5 को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिले। उसके अलावा यहाँ पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया, हालांकि मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड नहीं करता, बट ये जेन्युइन वर्क था जिसमें आप इजीली अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। अगर आपने करना है तो इस वीडियो को देख लेना। लिंक जो है ना वो नीचे फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने से, इस एक काम करने की वजह से आप अपनी फ़ीस इस सेमेस्टर की इसी मंथ के अंदर पे कर सकते हो, ये जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है, क्योंकि ये उसमें आपको विड्रॉ मिल जाएगा इजीली। ठीक है, अच्छा उसके बाद बात करते हैं कोर्स सिलेक्शन की। बेसिकली कोर्स सिलेक्शन जो है डेट, जो इसकी लास्ट डेट इन्होंने बोल दी है, या कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस हम कह सकते हैं कि क्लासेस स्टार्ट होंगी अक्टूबर 14 से। 14 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट होंगी, लेकिन कोर्स सिलेक्शन की जो लास्ट डेट है वो है अक्टूबर 23। उसके अलावा जो जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने समर सेमेस्टर में इनरोलमेंट की हुई है ना, समर सेमेस्टर के अंदर, तो वो अभी जो है ना कोर्स सिलेक्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनका जो फाइनल टर्म का रिजल्ट है ना वो अक्टूबर 12 को आएगा। अक्टूबर 12 का उनका रिजल्ट आएगा। अक्टूबर 13 से हमारी न्यू सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और उस टाइम वो इजीली अपनी कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं। और इसमें किसी किस्म की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको चाहिए कि वो बस अपने समर सेमेस्टर वाले सब्जेक्ट्स पे फोकस करें। ठीक है, अच्छा उसके बाद जितने भी न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब कि जिनका फर्स्ट सेमेस्टर होता है ना, जिनका बिल्कुल फर्स्ट सेमेस्टर होता है फुल बीएस में, उनका क्या होता है कि उनके स्टूडेंट्स, उनके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो ऑलरेडी सिलेक्टेड होते हैं, उनको कोर्स सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, कोर्स सिलेक्शन बेसिकली होती है एग्जिस्टिंग या कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जिनका दूसरा सेमेस्टर है या जिनका चौथा पांचवा कोई भी सेमेस्टर है फर्स्ट से अलावा, तो वो आते हैं एग्जिस्टिंग या कंटिन्यू स्टूडेंट्स में आते हैं, तो उनके लिए कोर्स सिलेक्शन लाजमी होती है। यहाँ पे एक चीज़ होती है कि इनएक्टिव स्टूडेंट का मतलब ये है कि ऐसा स्टूडेंट जिसने अपनी कोर्स सिलेक्शन ना की हो, और ऐसा स्टूडेंट जो होगा अपनी कोर्स सिलेक्शन नहीं करेगा वो इनएक्टिव स्टूडेंट माना जाएगा और उसका सेमेस्टर क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। इंस्टेड के उस पर सेमेस्टर फ्रीज वाले रूल्स लगे। मतलब अगर आप लोगों में से कोई सेमेस्टर फ्रीज करवाना चाहता है ना, तो आपने कोर्स सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है, आपका ऑटोमेटिकली सेमेस्टर फ्रीज हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ पे नहीं रहना, आपने सेमेस्टर फ्रीज के लिए एक डेट होती है, आपने स्टूडेंट सर्विस में वो डेट चेक कर लेनी है और उस डेट के ऊपर आपने उसको अप्लाई कर देना, आपका सेमेस्टर फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोर्स और वर्क लोड, क्रेडिट हावर्स, जिसका सबसे ज़्यादा मसला होता है स्टूडेंट को, यही मसला होता है कि मेरे इतने क्रेडिट हावर्स हैं, मैं अब इतने सब्जेक्ट सेलेक्ट करूं, मेरे इतने, मैं अब इतने सेलेक्ट करूं। मैं तो इस एक चीज़ पे इतने क्वेश्चन सुन सुन के थक गया हूं। आप लोगों को मतलब कि वो इतने स्टूडेंट्स हैं, वो ना मतलब कि उनके कॉमन सेंस भी काम नहीं करता उनका। ठीक है, इतने गिरे हुए स्टूडेंट्स क्या बंदा उनको बोले। ठीक है, तो क्रेडिट आवर्स का जो भी मसला है ना इसी वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, आपको ए टू जेड पता चल जाएगा कि बेसिकली क्रेडिट आवर्स का मसला है क्या और आपने सेलेक्ट कैसे करनी। इसी की बेस पे तो आपका सेमेस्टर भी बच सकता है, इसी की बेस पे आपका जो है ना एक्स्ट्रा सेमेस्टर लग भी सकता है। ठीक है, और आपके अच्छे मार्क्स भी इसी चीज़ पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपके क्रेडिट आवर्स के साथ लिंक होती है, उसको बोलते हैं सेमेस्टर वाइज स्टडी स्कीम। अब सेमेस्टर वाइज स्टडी स्कीम ये कहाँ पे मिलती है आपको? तो ये मिलती है आपके एलएमएस में। मैं ये अभी दिखाऊंगा आपको, सब्र करें। ठीक है, मैं बल्कि अभी आपको दिखा देता हूँ, पहले इसका रोला ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ यही देखना चाह रहे हैं कि जो आपका क्या बोलते हैं कि स्टडी होती है उसमें जो आपकी स्टडी स्कीम है और जो क्रेडिट आवर्स है उनका क्या क्राइटेरिया। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले तो आप यहाँ पे स्टूडेंट सर्विस में आओगे ना, स्टूडेंट सर्विस में जब आप आओगे, बल्कि यहाँ पे ऊपर ही है। ठीक है, मैं आपको दोबारा करके देता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट सर्विस में आपका सेमेस्टर फ्रीज का इशू होता है और बाकी सारे यहाँ से आप देख सकते हो, अगर आपने चेंज करवाना या जो भी स्टडी वो सारा यहाँ पे होगा। उसके अलावा यहाँ पे माई स्टडी स्कीम में आपने आना है। माई स्टडी स्कीम में जब आप आओगे ना, तो यहाँ पे देखो आपके पास हर सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स बने हुए हैं कि ये सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट्स होंगे, ये में ये होंगे, और ये सारे आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है,
तो इसको बोलते हैं स्टडी स्कीम। मतलब कि आपको ऑलरेडी बता दिया यूनिवर्सिटी ने कि आपका जो फ़लाँ सेमेस्टर है ना, फॉर एग्जांपल सेमेस्टर 7 है, तो इसमें आपके ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये आएंगे और इनको आपने रखना है, इनके जो क्रेडिट आवर्स हैं उनको आपने रखना है। बस ये नहीं है कि आपको अगर 21 क्रेडिट आवर्स मिल गए हैं, फॉर एग्जांपल आपको अगर 21 क्रेडिट आवर्स मिल गए हैं और आपके इस पूरे सेमेस्टर के क्रेडिट आवर्स मिला के कितने बनते हैं, 18 बनते हैं, तो आपने ये नहीं करना कि आपने इनको 21 ही करना है। मतलब कि वो स्टूडेंट क्या करते हैं कि 21 के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट आवर्स को पूरा करने के लिए जो नेक्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें से एक बुक उठा लेते हैं और वो भी इनके साथ मिला लेते हैं और अपने क्रेडिट आवर्स पूरे करते हैं। क्रेडिट आवर्स पूरा करना फ़र्ज़ नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है वो चीज़, ठीक है। अगर आपका 5वां सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया, ठीक है, 5वां सेमेस्टर में एडमिशन लिया, एग्जाम्पशन कोर्सेज़ हैं, तो वो लोग अपने क्रेडिट आवर्स को पूरा करें ताकि उनका 4 सेमेस्टर में कंप्लीट हो जाए। अदरवाइज़ जितने भी आप लोग हो ना जिनका दूसरा, तीसरा और चौथा सेमेस्टर है, वो स्टडी स्कीम को फॉलो करो, ठीक है। अगर आपके प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है, पहले मैं ये बता देता हूँ कि अगर तो आपके प्रैक्टिकल नहीं है, जैसा कि हमारे ज़ूलॉजी में है इस चीज़ के, यानी कि उन प्रैक्टिकल्स में हमको फिज़िकली जाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर तो ऐसे प्रैक्टिकल्स नहीं है तो आपने क्या करना है, आपकी जो एक सेमेस्टर है ना उसके अंदर जो भी सब्जेक्ट्स हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं फॉर एग्जांपल इसके अंदर 5, तो इनके ये क्रेडिट आवर्स बन रहे हैं, इनको काउंट करना है और अपने क्रेडिट आवर्स के अकॉर्डिंग आपने इनको बस रखना है। ये नहीं करना कि अब आप जो है ना वो इसमें से भी उठा लो और ऊपर में से भी उठा लो। मतलब कि ये होता है कि आपके पास अगर उन्होंने लिमिट जो होती है ना, बेसिकली लिमिट जो 21 क्रेडिट आवर्स की मिलती है ना, ये मिलती कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, आप लोगों को यही नहीं पता चलता। अगर आपकी CGP 3 से ज़्यादा है ना, 3+ है, तो आपको 21 क्रेडिट आवर्स की लिमिट मिलेगी, हर सेमेस्टर में मिलेगी। लेकिन अगर आपकी CGP कम है और आपकी सप्लियाँ वगैरह आती हैं तो फिर आपको कम ही मिलती है, 18 मोस्टली मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ ना देखा करें कि हमें जो है ना वो 18 मिलेगी, 21 मिलेगी। आपने अपने क्रेडिट आवर्स इधर से देखने हैं अपनी स्टडी स्कीम में कि आपकी स्टडी स्कीम के अंदर जो क्रेडिट आवर्स हैं वो टोटली कितने बनते हैं, ठीक है, उनको आप प्लस कर लो। फॉर एग्जांपल ये है तो इसके बन रहे हैं 12, 6, 18 बन रहे हैं ना। अब मुझे क्या है, अगर मुझे मिलते हैं 21, तो मैं 21 क्यों सिलेक्ट करूँगा? 21 के लिए मुझे यहाँ से नीचे से एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, तो मैं वो नहीं लूँगा। मुझे ये अपनी स्टडी स्कीम को फॉलो करना चाहिए और स्टडी स्कीम में मेरा जो है ना वो ईजिली, अगर ये भी करूँ तो इजीली हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं हर सेमेस्टर की स्टडी स्कीम को फॉलो करता हूँ ना, तो भी मेरी इजीली डिग्री हो जाएगी, कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है हमारे पास कि आपके पास फ़लाँ सेमेस्टर में फ़लाँ सब्जेक्ट्स आएंगे और उनके इतने क्रेडिट आवर्स होंगे और आप इजीली वो अचीव कर सकते हो। समझ आ रही है? ये चीज़ है क्रेडिट आवर्स की और स्टडी स्कीम के साथ जो इसका तल्लक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे स्कॉलरशिप का मसला आता है। स्कॉलरशिप का मसला जो है ना वो काफ़ी है, बहुत सारे स्टूडेंट स्कॉलरशिप्स को लेकर रो रहे होते हैं। पहली चीज़ तो ये है, अगर आपको वर्चुअल में स्कॉलरशिप मिलती भी है ना, वो ना मिलने के बराबर है, ठीक है, क्योंकि इनका स्कॉलरशिप का इतना गंदा निज़ाम है, आप हिसाब नहीं लगा सकते। कि अभी पिछले सेमेस्टर जो गुजरा है उसमें इनकी जो स्कॉलरशिप की लिस्ट आई है वो कब आई है, जब फाइनल टर्म का रिज़ल्ट भी आ गया, उस टाइम इनकी लिस्ट आई है जनाब। और उस टाइम क्या फ़ायदा, क्या, जब हमने पहले ही सारी पूरे मतलब सेमेस्टर की हमने फ़ीस पे कर ली है, उस टाइम आके इनका वो आ रहा है। तो एक जो पुअर स्टूडेंट है उसके लिए मुश्किल होता है फ़ीस पे करना एट द टाइम। ये तो नहीं है कि अब वेट करते रहें कि हमारी स्कॉलरशिप आएगी, ठीक है। तो इस मामले में ये आके बहुत थकी हुई यूनिवर्सिटी है। इनको चाहिए कि एट दी स्टार्ट ऑफ क्लासेस जो है ना उस टाइम ये अपने उस लिस्ट को दें, क्योंकि इन्होंने लिस्ट जो नहीं है वो पिछले सेमेस्टर की बेस पे बनानी होती है, ठीक है। 2 स्कॉलरशिप्स होती हैं, मैं आपको स्कॉलरशिप्स का ओवरव्यू दे देता हूँ। बेसिकली 2 होती हैं, एक आपके पास होती है नीड बेस, ठीक है। जो नीड बेस होती है ना उसमें अप्लाई करना ज़रूरी होता है, अप्लाई करना ज़रूरी होता है। और वो कब अप्लाई करना होता है, अभी जैसे ही हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी ना, 13 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। तो 13 अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक है ना, 13 से 20 कर लो, इसके दौरान ही आपकी आलमोस्ट जो है ना वो नीड बेस स्कॉलरशिप आ जाती है। मतलब कि अक्टूबर के मंथ में आपकी नीड बेस स्कॉलरशिप आ जाएगी। उस पर अप्लाई कैसे करते हैं, ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है हमारे चैनल पे, आप सर्च कर लेना हाउ टू अप्लाई ऑन व्यू नीड बेस स्कॉलरशिप स्टूडेंट इन्फो 5, तो आपको मिल जाएगी। ऑथेंटिकली आपको हर चीज़ बताई कि क्या 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 कहाँ पे पुट करना है और आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, ठीक है। जो जेन्युइन हो, पुअर स्टूडेंट हो, एलिजिबल हो, वही इस चीज़ पे अप्लाई करें। जो एमए है ना अच्छे खासे, वो इस चीज़ का अवेल ना किया करें, क्योंकि आप लोगों के लिए ये स्कॉलरशिप नहीं होती है, जस्ट नीडी स्टूडेंट्स के लिए होती है। अच्छा, उसके बाद दूसरी स्कॉलरशिप आपके पास होती है
मेरिट बेस स्कॉलरशिप जो होती है उसके काफ़ी ज़्यादा क्राइटेरिया होता है, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपकी सीजीपी अगर आपकी 3.5 है ना, उससे ऊपर हो तो पॉसिबिलिटी होती है मेरिट बेस लगने की, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। और ये लगती कैसे है, मतलब अभी मेरा फॉर एग्जांपल मेरा अभी दूसरा सेमेस्टर है, तो मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में अगर मेरी सीजीपी जो है ना वो 3.8 आ गई, 3.9 कह लो आ गई, ठीक है। और मेरा जो जो भी डिपार्टमेंट है मेरा, उसमें मेरा जो है ना वो मतलब टॉप 10 में मैं आता हूँ, ठीक है, टॉप 10 में मैं आता हूँ, तो मेरी स्कॉलरशिप जो है ना वो मेरिट बेस लगेगी। ये लगेगी पिछले सेमेस्टर की बेस पे, ठीक है। तो जितनी अच्छी सीजीपी होगी उतनी अच्छी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और जो नीड बेस है उसके लिए मिनिमम सीजीपी आपको चाहिए होती है 2.5, ठीक है, मिनिमम 2.5 सीजीपी चाहिए होती है टू अप्लाई करने के लिए। अगर आपको कोई एफ ग्रेड आया है तो आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो, ना नीड बेस के लिए ना मेरिट बेस के लिए। और मज़े की बात यह है कि ये स्कॉलरशिप आपका सिर्फ एक 1 सेमेस्टर के लिए ही चलती है। आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में अगेन अप्लाई करना पड़ता है फॉर नीड बेस, और मेरिट बेस के लिए आपका अलग से मेरिट बनेगा हर सेमेस्टर का, ठीक है। उसके बाद ही आपको वो चीज़ मिलती है। और ये स्कॉलरशिप का मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आएगी, फिर आप लोग सोए रहते हो, फिर आपको पता नहीं चलता। एट दी एंड ऑफ द सेमेस्टर स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि यार हमें जो है ना वो अप्लाई नहीं किया था, ठीक है। तो वो मैं आपको चीज़ पहले बता रहा हूँ, ठीक है। मेरिट बेस आपका ऑटोमेटिकली लगती है, जब मेरिट बेस की लिस्ट लगेगी उसमें आप अपनी आईडी सर्च कर लेना, अगर है तो दैट्स इट, नहीं तो नहीं। इस दफ़ा मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा भी मेरिट बेस मेरी लगी थी, ठीक है। तो मेरिट बेस लग जाती है, उसका वैसे इस स्टडी स्कीम से इतना इशू नहीं होता। मेन इशू होता है कि आप बस एलिजिबल हो, फेल ना हो सब्जेक्ट और सीजीपी अच्छी हो, दैट्स इट, बस आप एलिजिबल हो, ठीक है। और नीड बेस के लिए क्राइटेरिया सेट किया जाता है, वो जो अप्लाई करते हैं उसके अंदर ही सारा क्राइटेरिया होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद CS जो सब्जेक्ट्स है ना उनमें ये प्री रिक्विसाइट रूल होता है। प्री रिक्विसाइट मतलब प्री यानी कि पहले, रिक्विसाइट मतलब कि मुझे चाहिए। आप ये इसका एक कॉमन सा इसका मानी बना सकते हो। मतलब इससे ये होता है कि आपका एक सब्जेक्ट है ना, पहले सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो सेकंड सेमेस्टर में एक ऐसा सब्जेक्ट्स होगा जो बेस कर रहा होगा आपके फर्स्ट सेमेस्टर के ये सेकंड सब्जेक्ट से। फॉर एग्जांपल आपका CS 201 का सब्जेक्ट है ना, तो ये जब तक आप पास नहीं करोगे ना, यहाँ पे जो आपका CS 301 का जो सब्जेक्ट होगा वो ओपन नहीं होगा, उसकी आप कोर्स सिलेक्शन नहीं कर सकते। ये होता है प्री रिक्विसाइट रूल। ये CS वाले स्टूडेंट्स को पहले ही आइडिया है, तो इस चीज़ का आप पहले से देख लिया करो कि आपके सेमेस्टर जो है उसके अंदर, आपके सेमेस्टर के अंदर कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो प्री रिक्विसाइट है। फॉर एग्जांपल ये प्री रिक्विसाइट है और इसको पास करूंगा मैं, तो ये जो नेक्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट आएगा उसको मैं ओपन कर सकता हूं। तो ये आप अपना ध्यान रखा करें, ठीक है, ताकि आपका जो है ना वो कोई सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट मिस ना हो, ठीक है। उसके बाद है मैक्सिमम डिग्री एंड डिप्लोमा टाइम ड्यूरेशन। तो जिनका डिग्री और टाइम ड्यूरेशन हो गया है वो आप कोर्स सिलेक्शन नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आपके 4 साल हो गए और आप कोर्स सिलेक्शन नहीं कर सकते। ये उनके लिए जिन्होंने अपने 4 साल डिग्री का होता है, उसके बाद भी हमारे पास ऑप्शन होता है, पता नहीं 2 साल का होता है या 4 साल का होता है, ऑप्शन होता है जिसमें हम अपने डिग्री को मतलब उसमें फेल सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हैं। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपने टाइम ड्यूरेशन के बाद का भी जो मैक्सिमम टाइम होता है वो भी उन्होंने हडअप कर लिया होता है, पास नहीं होते, वो कोर्स सिलेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक्ड LMS जिनके हैं, जिनकी फ़ीस 10,000 प्लस रहती है, तो उनका अभी भी LMS अनब्लॉक होगा, वो अपना फ़ीस पे नहीं कर सकते, मतलब फ़ीस पे नहीं करते तो उनका LMS ब्लॉक रहेगा, वो इसको जो है ना वो कोर्स सिलेक्शन नहीं कर सकते। कोशिश करो 10,000 से कम आपकी हो, तो उम्मीद है आपका जो LMS है वो अनब्लॉक हो जाएगा। बिकॉज मेरा अभी जो है ना, मेरा अगर अपना LMS बताऊँ, ये मेरा अपना LMS है, तो इसमें क्या है कि जो क्या कहते हैं कि अभी तकरीबन 8-9 हज़ार की फ़ीस रहती है मेरी, तो 10,000 से कम है, इसलिए ये अभी चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा कोई ट्रिक नहीं होती इसमें कि मेरी फ़ीस जो है ना वो पे नहीं है तो मैं चला रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है मेन चीज़, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस चीज़ पे, ठीक है। ग्रेड इम्प्रूवमेंट पॉलिसी, मतलब कि स्टूडेंट्स पूछते हैं मुझे सब्जेक्ट्स इम्प्रूव करने हैं, कितने करने हैं, 2 करने, 3 करने, 4 करने, जो मर्ज़ी करो, ठीक है। कोई कहता है मेरा B ग्रेड है, C ग्रेड है, D ग्रेड है, जो भी है। मेन जो चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। पहला जो पॉइंट आपको पता होना चाहिए वो ये है कि जो फेल सब्जेक्ट होता है ना F ग्रेड वाला, वो आपको पास करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे मैंने देखे हैं, उन्होंने क्या किया कि फेल सब्जेक्ट को पास नहीं किया, बाकी डिग्री के अंदर उनके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको पास कर लिया, और फेल को उन्होंने छोड़ दिया कि ये एवं ही है, इसकी कोई टेंशन नहीं, अगर हो गया तो खैर इसके बिना भी हमें डिग्री मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता, फेल सब्जेक्ट आपको हर सूरत में पास करना पड़ेगा दोबारा रख के, ठीक है। उसके अलावा आते हैं उन सब्जेक्ट्स पे जिनकी ग्रेड होता है C होता है, ठीक है, B होता है या D होता है, ठीक है, D होता है मोस्टली का, ठीक है। तो वो स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि हमने ना इन इन सब्जेक्ट्स को जो ना वो इम्प्रूव करना है।
तो दो क्राइटेरिया हैं, गौर से सुनिएगा। पहली चीज़ तो ये है कि अगर तो आपका दूसरा सेमेस्टर है या तीसरा है, ठीक है, और आपके पास पीछे जो है ना वो 4 से 5 सेमेस्टर पड़े हुए हैं, 4 से 5 सेमेस्टर आपके पास पीछे पड़े हुए हैं, और आपका दूसरा तीसरा सेमेस्टर है, और आपकी सीजीपी जो है ना वो ठीक है, मतलब नॉर्मल है, 2 पॉइंट से ऊपर है, कुछ 3 पॉइंट भी कर लो, ठीक है, लेकिन आपका एफ़ ग्रेड नहीं है, लेकिन सिर्फ क्या है कि डी ग्रेड है 1 या 2 सब्जेक्ट में, तो आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने इम्प्रूव बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। आपने क्या करना है, इम्प्रूव कोई भी सब्जेक्ट नहीं करना, सिवाय एफ़ ग्रेड के आपका कोई भी सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट में नहीं होना चाहिए। ये डिग्री के अंदर आपका लिखा होता है, उस सब्जेक्ट के आगे लिखा होता है कि ये इम्प्रूव हुआ है अगेन, ठीक है, क्योंकि आपके पास पीछे अभी 4 से 5 सेमेस्टर पड़े हुए हैं, ठीक है। आप इम्प्रूवमेंट वाले सब्जेक्ट पे मेहनत करना चाह रहे हो, आप ये नहीं कहते कि आप जो नेक्स्ट सब्जेक्ट्स आ रहे हैं उन पे मैं मेहनत कर लूँ और उन सब्जेक्ट्स को जो है ना सीजीपी उनसे अच्छी ले लो, ठीक है, और बन भी सकती है। ये नहीं है कि आप पिछले इम्प्रूव करोगे तो आगे अच्छी सीजीपी आएगी, ऐसा नहीं होता। आपका डी ग्रेड भी आ गया ना तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपके दूसरे सब्जेक्ट्स में अच्छे ग्रेड आने चाहिए, आपकी सीजीपी ईजिली अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास 4-5-6 सेमेस्टर का टाइम पड़ा है तो चुप करके जो नेक्स्ट सेमेस्टर रहते हैं उन पे मेहनत करनी है, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना अपने इम्प्रूवमेंट के चक्कर में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जिन स्टूडेंट की डिग्री है ना एंड होने वाली और उनकी सीजीपी 2 से कम है, ठीक है, 2 पॉइंट से कम है, तो उनसे गुजारिश है कि वो अपनी सीजीपी को 2 पॉइंट से ज़्यादा कर लें, अदरवाइज़ उनको डिग्री नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उनके लिए इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन है कि वो अगर उनके फेल सब्जेक्ट हैं तो वो कवर करें और उसके बाद अपने इम्प्रूवमेंट का साथ में रखें, लेकिन इम्प्रूवमेंट करते टाइम ख्याल रखा करें कि सब्जेक्ट ईजी हो जिसको आप इम्प्रूव भी कर सकें। अगर आपके पास ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप लाइक ही नहीं करते और बेकार सब्जेक्ट है तो आप उसमें इम्प्रूव कर ही नहीं सकते, ठीक है। ये आपका मेंटल जो है ना वो मेंटली आप उसको तैयार ही नहीं हो, ठीक है, तो मेंटली तैयार नहीं हो आप उसको कभी इम्प्रूव नहीं कर सकोगे। तो ये चीज़ें हैं इम्प्रूवमेंट के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, सिर्फ ये बताएंगे कि आप डी ग्रेड भी इम्प्रूव कर सकते हो, बी भी कर सकते हो, सी भी कर सकते हो, कर आप सकते हो एक टाइम में। फर्स्ट एक दफ़ा आप किसी भी सब्जेक्ट को इम्प्रूव कर सकते हो जिसमें लोएस्ट ग्रेड हो, यानी कि डी हो, सी हो, बी नेगेटिव हो, बी नेगेटिव तक आप कर सकते हो, बी पॉजिटिव वाला भी आप इम्प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन मेन जो चीज़ है वो यही है कि अगर आपके पास 3-4 सेमेस्टर का टाइम है तो आपने बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद इम्प्रूवमेंट में एक चीज़ होती है, स्टूडेंट पूछते हैं कि अगर हम इम्प्रूव करें और हमारा जो है ना वो पहले से कम आ जाए सीजीपी, जो उस सब्जेक्ट में फॉर एग्जांपल पहले उसमें आया था बी नेगेटिव ग्रेड आया था, अब उसमें सी ग्रेड आएगा, तो कौन सा रहेगा। तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि जो प्रीवियस होगा ना वही आपका रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखें, प्रीवियस सेमेस्टर इन विच ही शी हैड स्कोर्ड द लोएस्ट ग्रेड बिफोर कंप्लीशन टारगेट फॉर वर्क प्रोग्राम मार्क पास। अच्छा, यहाँ पे नहीं बताया, लेकिन यही होता है, पॉलिसी इनकी यही है कि जो पहले अगर ज़्यादा थे तो वही रहेंगे, अगर पहले उसके बाद यानी कि कम आते तो वो काउंट नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये डिक्लेरेशन है कि हमने इनको पढ़ लिया ये वो। अच्छा, उसके बाद है यहाँ पे आपको किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी इशू है रिलेटेड टू स्टडी प्रोग्राम, ये एकेडमिक इश्यूज़ रिलेटेड टू स्टडी प्रोग्राम है, ये अनब्लॉक और फीस रिलेटेड इश्यूज़ है जिनमें आप इन ईमेल्स इस ईमेल पे जाके यानी कि सपोर्ट सिस्टम पे टिकट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। हर डिपार्टमेंट में यहाँ पे उन्होंने बता दिया, ठीक है। इंटर्नशिप और थीसिस रेलिवेंट कोई भी आपको इशू है तो ये ईमेल्स आपको दी हुई है इस साइड पे सारा, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं हम अपनी कोर्स सिलेक्शन की तरफ। कोर्स सिलेक्शन कैसे करते हैं? सिंपल, आपने अपने एलएमएस पे आना है और स्टूडेंट सर्विस से नीचे आपको कोर्स सिलेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपने आना है। और इसमें जब आप आते हो कोर्स सिलेक्शन में आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले मेन जो स्टूडेंट जिसका सबसे ज़्यादा रोना रोते हैं कि क्रेडिट, हमारे क्रेडिट इतने अर्न हुए हैं, हमारे क्रेडिट इतने रहते हैं, हमारा फ़लाँ सेमेस्टर है, हमारा क्रेडिट लिमिट इतना है। मुझे जो सबसे ज़्यादा चवल क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो ये है कि सर मैंने ना अपने क्रेडिट जो अर्नड है ना उनको काउंट किया है और जो मेरे रहते थे ना उनको मैंने काउंट किया है, तो वो मेरे जो डिग्री के 134 या 35 चाहिए ना वो पूरे नहीं बन रहे। कोई कहता है मेरा एक एक्स्ट्रा बन रहा है, कोई कहता है मेरा एक कम बन रहा है, ये है वो है फ़लाँ दिन का। ये सारा का सारा आपके कॉमन सेंस की गेम है। अगर आपको कॉमन सेंस है ही नहीं तो आप चवल क्वेश्चन ही करोगे, ठीक है। क्योंकि ये मुझे इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है, ये वाला क्वेश्चन पे, कि मेरे क्रेडिट अर्नड जो हैं वो इतने हैं, लेकिन और जो मेरे क्रेडिट रहते हैं वो इतने हैं, उनको मैं प्लस करूं तो वो 135 या इतने बन रहे हैं, ठीक है। या वो बोलते हैं एक कम बन रहा है, कोई बोलता है एक ज़्यादा बन रहा है। तो यार सबसे पहले तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि कॉमन सेंस का यूज़ करो, ठीक है। आपका क्रेडिट आवर डिग्री में कहीं पर भी नहीं आएगा कि ये क्रेडिट आवर आपने जो है ना वो पढ़ें।
मेन जो चीज़ आएगी वो आएगी कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स थे आपकी डिग्री के अंदर, वो आपने पास कर लिए हैं, ठीक है, पास आपने कर लिए हैं। अगर आपने पास कर लिए हैं सारे सब्जेक्ट्स, तो क्रेडिट आवर कम बने या ज़्यादा बने उससे आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने तो अपनी डिग्री के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स थे उनको आपने कवर कर लिए। जिनको ये लगता है ना कि इन क्रेडिट आवर्स को जमा करने से 134 बनेगा, 35 बनेगा, 36 बनेगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आपकी डिग्री के अंदर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट ना हो जो एफ़ में हो, ठीक है। फेल सब्जेक्ट कोई भी नहीं होना चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए, आपको डिग्री मिलेगी, ठीक है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? उसके बाद यहाँ पे देखें, अभी आपको जो लिमिट दी जाती है ना कोर्स सिलेक्शन में, वो यहाँ पे आपको शो होती है। मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट 21 क्रेडिट आवर लिमिट आपको तभी मिलती है जब आपकी मुसलसल CGPA 3.5 हो, या आपके सेमेस्टर जो है ना वो 3 पॉइंट से प्लस हो CGPA, या आपका जो सेमेस्टर है वो 3 से ज़्यादा हो, ठीक है। अब ये इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने ये 21 के 21 ही कवर करने। इसमें आपने ये देखना है कि आपकी जो स्टडी स्कीम है, स्टडी स्कीम में आपके वो कोर्सेज सारे कवर हो रहे हैं इन क्रेडिट आवर्स में। अगर 18 भी बनते हैं और आपकी स्टडी स्कीम के अकॉर्डिंग आपके कोर्सेज कवर हो रहे हैं, दैट्स ओके, ठीक है, फिर आपने कुछ भी नहीं करना। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें, आपको इम्प्रूवेबल कोर्सेज जो होते हैं, यहाँ पे आपके जो भी कोर्सेज होते हैं, यहाँ पे मैं आपको पहले भी बताया, B- से नीचे जितने भी ग्रेड होते हैं, B-, C और D वाले, वो आपको इम्प्रूवेबल में शो होते हैं। ये जो इम्प्रूवेबल होते हैं ये ऑप्शनल होते हैं, ऑप्शनल मतलब कि इन पर कोई फ़र्ज़ नहीं है कि आपने इनको इम्प्रूव करना है। आप इनको इग्नोर करो, इसको इग्नोर करो, आपने इम्प्रूव नहीं करना, ठीक है। इम्प्रूव तभी करना है अगर आपके एंड सेमेस्टर चल रहा है, आपकी CGPA बहुत कम है, तब आप इम्प्रूव करो। आपके पास 3-4 सेमेस्टर का टाइम है तो आपने इम्प्रूव नहीं करना, और इस चीज़ को फ़र्ज़ नहीं है, ये फ़र्ज़ नहीं है, मैं अगेन बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद F ग्रेड जो होते हैं ना, वो आपको यहाँ पे नीचे F ग्रेड वाले शो हो रहे होते हैं। तो F ग्रेड वाले लाजमी होते हैं, लेकिन वो इतने भी लाजमी नहीं होते कि आपने उनको इसी सेमेस्टर में रखना है, ठीक है। उसका ये नहीं होता कि आपने उसको इसी सेमेस्टर में रखना है, वो आपकी मर्ज़ी है, एट योर एज, कि आप उसको अभी रखना चाहते हो या आप उसको नेक्स्ट सेमेस्टर में रखना चाहते हो। समझ आ रही है? अगर तो ऐसा सब्जेक्ट है जो प्री रिक्विसाइट है, CS वालों को पता है प्री रिक्विसाइट का, तो वो सब्जेक्ट आप उसको पास करो ताकि जो नेक्स्ट सब्जेक्ट्स हैं वो अनलॉक हों और उनको आप पढ़ सको। समझ आ रही है? अच्छा, ये हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आपके न्यू कोर्सेज जो होते हैं ना, इस सेमेस्टर के जो न्यू कोर्सेज होंगे वो आपको काफ़ी ज़्यादा शो हो रहे होंगे यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने क्या करना है, आपके सेमेस्टर जो नेक्स्ट रहते हैं ना, वो सारे कोर्सेज यहाँ पे उन्होंने उठा देने। ऑलमोस्ट 2 जो नेक्स्ट सेमेस्टर होते हैं ना, उनके वो कोर्सेज आपको यहाँ पे शो करवा देते हैं, ठीक है। लेकिन इसका भी मतलब ये नहीं होता कि आपने सारे ही सिलेक्ट करने, ठीक है। आपने अपने स्टडी स्कीम को देखना है, आपने अपने क्रेडिट आवर्स की अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, आपको आगे जो है ना, यहाँ पे एक्शन का ऑप्शन आ रहा है, आपने सबको क्या कर देना है, ग्रीन कर देना है। मेरा लास्ट सेमेस्टर है तो मैं सबको ग्रीन कर रहा हूँ। और मेरे अगर क्रेडिट आवर्स की बात करें तो 3 और 3 6 और 1 7 और 2 9 और कितने हो गए, 12 और 3 15, कितने बन रहे हैं क्रेडिट आवर्स, 15 बन रहे हैं। लेकिन इसमें मेरे कितने हैं, प्लस 3 करो, थीसिस के मेरे क्रेडिट आवर्स हैं 18। वो इसमें नहीं है क्योंकि मैंने थीसिस पहले रखा हुआ है, तो वो इसी में काउंट होगा, वो उसका वर्क भी चल रहा है। 18 हो गए। अब यहाँ पे देखो, मुझे जो क्रेडिट लिमिट दी गई थी वो कितनी है, 21 दी गई है, लेकिन मेरे तो 18 बन रहे। अब मैं क्या करूँ, ठीक है। अब मैं इस 21 को पूरा करने के लिए इस सब्जेक्ट को इम्प्रूव तो नहीं ना कर सकता, मैंने तो अपनी स्टडी स्कीम के अकॉर्डिंग चलना है। यही वो पॉइंट है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जिसमें मोस्टली लोग कंफ्यूज होते हैं कि मेरी जो क्रेडिट लिमिट है ना इतनी है, मैंने उसको पूरा करना ही करना है, ठीक है। तो गुजारिश है, इसको पूरा करने के चक्कर में खुद के जो है ना वो नंबर पूरे ना करो। आप क्या करते हो, एक्स्ट्रा लोड रख लेते हो, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स रखने पड़ते हैं आपको इस एक चीज़ को पूरा करने के लिए। फिर क्या होता है, एक्स्ट्रा लोड होता है, आप उतना पढ़ नहीं सकते, CGPA फिर कम आ जाती है। तो अकॉर्डिंग टू स्टडी स्कीम चलो। व्यू ने या कोई भी यूनिवर्सिटी है वो स्टडी स्कीम इसीलिए बनाती है कि आपका इजी हो, आप थोड़े से इजी हों, और उसके हिसाब से आपकी CGPA भी अच्छी होती है, ठीक है। लोग ऐसा ही करते हैं, वो अपनी स्टडी स्कीम के अकॉर्डिंग चलते हैं और उनकी CGPA जो वो अच्छी निकलती है फिर, ठीक है। तो CGPA का बुनियाद जो है ना वो यहीं से शुरू होती है, और आप बर्बाद भी यहीं से कर सकते हो, उसको बना भी यहीं से सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो ज़ूलॉजी के स्टूडेंट्स हैं ना, जिनका प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल होते हैं और वो उसी मतलब हमारे कैंपस में नहीं होता है, हमें दूर दराज जाना पड़ता है, किसी को लॉ और किसी को कहीं, किसी को कहीं। तो प्रैक्टिकल का क्या होता है इशू, के प्रैक्टिकल वाले हम क्या करते हैं कि दो सेमेस्टर जो होते हैं उनके प्रैक्टिकल इकट्ठे, जो 2 5 6 सब्जेक्ट जो भी प्रैक्टिकल के बने वो भी रख लेते हैं, और साथ में थीसिस भी, मतलब कि जो भी दूसरे सब्जेक्ट्स हैं वो रख लेते हैं, और अपने क्रेडिट आवर्स को
चेक कर लेते हैं, ठीक है ओके। तो उसमें आपको ये स्टडी स्कीम देखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप अपना ईजी देखो कि आप 5 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को लेके चल सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें वो किराया पड़ता है, उसका जाना पड़ता है 21 डेज़, तो वो मुश्किल हो जाता है उसके लिए, ठीक है। तो ये जो ज़ूलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको इस चीज़ का आइडिया। अच्छा, उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे जब आप टिक कर लोगे, नीचे आप सेव सिलेक्शन पर क्लिक करना, ठीक है। सेव सिलेक्शन पर जब आप क्लिक करोगे तो वो आपकी सिलेक्शन सेव हो जाएगी। ये एलएमएस का सबसे बड़ा इशू है जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। ये वाला जो इशू है ये पिछले सेमेस्टर से और अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ, जो इसको बार बार दौड़ा पड़ जाता है, ठीक है। तो वो आगे यहाँ पे आपके पास वो ऑप्शन आ जाएगा सेव सिलेक्शन का, ठीक है, अपलोड कोर्सेज़ का, ठीक है। तो आपने बारी बारी एक एक पर क्लिक करते जाना है, ठीक है। आपने यहाँ पे सेव सिलेक्शन पर क्लिक कर लेना, दोबारा कोर्स सिलेक्शन पर जाना है, इधर से अपना एलएमएस ओपन करके दोबारा सेव जो कोर्स सिलेक्शन उस पर क्लिक करना है, दोबारा ये अपलोड कोर्सेज होगा उस पर क्लिक कर देना है, और एंड वाले पे करे ना करे कोई इशू। उसके बाद आपने अपना एलएमएस लॉग आउट कर देना है, लॉग आउट करके लॉग इन करना है। और एक मेन चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन सेंस की बात है कि जब आप कोर्स सिलेक्शन डन कर लेते हो ना, तो आपने लॉग आउट करना है, लॉग इन करना है। लॉग इन करेंगे ना तो जो आपके कोर्सेज न्यू होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, आपके एलएमएस पे वो अपलोड हो जाएंगे जो आपने अभी न्यू सब्जेक्ट्स रखे होंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि ये ब्लरी शो हो रहे होते हैं, यानी कि ब्लर से शो हो रहे होते हैं। तो स्टूडेंट क्या बोलते हैं, सर ये हमारे एलएमएस को क्या इशू, ये ब्लर हो रहा है, ये फ़लाँ है। और कुछ में ये होता है कि उनके यहाँ पे आपको उनका लेक्चर शो हो रहा होता है, लेकिन मतलब जब लेक्चर स्टार्ट हो जाते हैं तब भी वो क्या होते हैं, ब्लरी शो हो रहे होते हैं। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ये आपकी सर दर्दी नहीं है कि ये ब्लरी क्यों शो हो रहे हैं। ये ब्लरी इसलिए शो हो रहे होते हैं कि इनको टीचर ने एक्टिव नहीं किया होता। ये टीचर के हाथ में होते हैं, टीचर पीछे से बैठ के इनको एक्टिव करे तो ये आपको सही ग्रीन और क्लिकेबल शो होंगे, अदरवाइज़ आपको अनक्लिकेबल होंगे और आपको ब्लरी ही शो होंगे। तो उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, जैसे ही आपका उस सब्जेक्ट का काम स्टार्ट होगा एलएमएस पे आपका वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। समझ आ रही है? अगर आ रही है तो आपने लाइक छोटा सा कर देना, और उसके बाद आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाजमी करना है। इंशाल्लाह और भी वीडियोस बनाऊंगा मैं। और ये जो हमारी बाइनांस ऑफिशियल एयर ड्रॉप वाली वीडियो है इसको आपने लाजमी देखना है। बाइनांस का आप लोगों को पता है, मोस्टली लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। बाइनांस वन ऑफ दी लार्जेस्ट क्रिप्टो मार्केट है, ठीक है। 200 मिलियन प्लस इसकी ऑडियंस है, इसके यूज़र्स हैं डेली के 200 प्लस मिलियन, ठीक है। तो इसका अपना प्रोजेक्ट आया है, टेलीग्राम के ऊपर वर्क है, बहुत सिंपल सा वर्क है, स्टूडेंट इजीली कर सकते हैं। और आप कोशिश करना अपने घर में जो भी 2-3 मोबाइल है सब पे इस काम को करना, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट एयर ड्रॉप होने वाला है हिस्ट्री का, और ये बाइनांस का अपना है तो आपको फ़ायदा देगा, ठीक है। मैं कंफर्म किया, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर किया। तो इस तरह की अगर आपको अर्निंग से रिलेटेड भी वीडियोस चाहिए तो वो भी आपने कमेंट कर देना है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है हमारी स्टडी स्कीम से रिलेटेड, हमारे कोर्स सेशन से रिलेटेड, तो वो भी आपने कमेंट कर देना है। इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में। अपना ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का भी। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैरा।